मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। तो आप मेरी कविता की कुछ लाइनों से समझ तो गए होंगे कि आज मैं कटघरे में किसको लेकर के आई हूँ। तो आज मैं कटघरे में लेकर के आई हूँ कुमार विश्वास भाई जी को, जो कि एक प्रख्यात कवि हैं और उसके अलावा वह राम कथा भी बोलते हैं और वह बहुत ज़्यादा परिश्रमी और लगनशील हैं और उसके बाद भी वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो मैं 1-1.5 साल पहले भी ये सोच रही थी कि मैं कुमार विश्वास जी के लिए कुछ बोलूं, लेकिन उस समय तक ना मैं पता नहीं क्यों किस तरह से मैंने सोचा कि चलो थोड़े से ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ना, तब मैं बोलूँगी। क्योंकि यदि मेरे कम सब्सक्राइबर होते तो लोग ये सोचते कि मैं ना पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन ये बात तो सही है कि यहाँ पर जो भी आते हैं वो किसी भी तरह से यही सोचते हैं कि उनके सब्सक्राइबर बढ़ें। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ें। तो ये जो कुमार विश्वास जी हैं, इनकी कविताएं तो सभी को पसंद आती हैं और मुझे भी इनकी कविताएं बहुत पसंद आती हैं। और जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो उस समय ये लाइमलाइट में आए थे और अन्ना आंदोलन से जुड़ने के बाद तो इनकी कविताओं के जितने भी श्रोता हैं और जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उसकी तो कोई हद ही नहीं रही। और अन्ना आंदोलन में कितनी ज़्यादा टेंशन थी, कितना तनाव था, लेकिन इन्होंने अपनी कविताओं से ना वहाँ पर एकदम फाल्गुन का माहौल बना रखा था। और इनकी कविताएं मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि जो इनकी कविताएं होती हैं उसमें साहित्य एकदम पूरी तरह से भरपूर रूप में होता है और जो इनकी कविताएं होती हैं वो एकदम नेचुरल होती हैं। वो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी उन कविताओं का सामना किया हुआ होता है। और ये जो कुमार विश्वास जी हैं, ये जब कॉलेज लाइफ से थे तो कॉलेज लाइफ से ही बहुत ज़्यादा परिश्रमी, मेहनती और साथ साथ ईमानदार रहे हैं। और परिश्रमी, मेहनती होना एक बात है, लेकिन सारी उम्र भर ईमानदार होना ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। और जब कुमार विश्वास जी कॉलेज लाइफ में थे तो उस समय भी एक अखबार में काम करते थे ये। और उस समय मेरे हस्बैंड से बोलते थे कि तुम पिक्चर देख कर के आओ, तो मुझे स्टोरी सुनाओ, तो मुझे अखबार में लिखना है। क्योंकि इनकी फैमिली काफ़ी रिजर्व नेचर की थी, घर से कहीं नहीं निकलते थे। तो मेरे हस्बैंड को पैसे देते थे, फिर मेरे हस्बैंड पिक्चर देख कर आते थे और फिर इनको स्टोरी सुनाते थे। तो शायद इतना जल्दी तो मेरे हस्बैंड को ये नहीं पहचान सकेंगे क्योंकि वो बातें तो काफ़ी साल पुरानी हो गई। मेरे हस्बैंड को भी गाजियाबाद में आए हुए काफ़ी साल हो गए और कुमार विश्वास भाई जी को भी गाजियाबाद में आए हुए काफ़ी साल हो गए। पिलखुआ में इनका पुश्तैनी मकान है और पुश्तैनी मकान भी ऐसे रास्ते पर है जहाँ से कि जब भी मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पर इनका मकान पड़ता है। और मेरे हस्बैंड बोलते कि यहाँ पर ना पहले सभी के सांकल वाले मकान हुआ करते थे। तो मुझे सांकल का तो मतलब नहीं पता है। और जो इनके पिता हैं वो राणा कॉलेज में प्रोफेसर थे पिलखुआ के और ये पिलखुआ से ही हैं। और पिलखुआ के होने के बाद लिटरेचर इतनी अच्छी होना और बोलचाल में, व्यवहार में इतनी स्थिरता होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होती है। और इनकी जो कविताएं हैं वो सभी वर्ग के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो युवा वर्ग के हों
बच्चे हों, बड़े हों, सभी इनकी कविताओं को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनको मेहनत करते हुए काफ़ी साल हो गए। मैंने जैसे कि बताया है कि यंग एज में थे तब से ही इसी तरह से परिश्रम करते चले आ रहे हैं। और इनका नाम भी पहले विश्वास कुमार था, तो इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने कहा कि आप कवि हैं तो आपका नाम कुमार विश्वास होना चाहिए, ऐसा मैंने एक इंटरव्यू में देखा था। और मेरे हस्बैंड भी इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, दिन में 3-4 बार तो इनकी कविताएं ज़रूर ही सुन लेते हैं। जब कुमार विश्वास भाई जी राजनीति में थे तब भी उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगे, लेकिन वो सारे एलिगेशन निराधार थे। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले भी इनकी कार से एक्सीडेंट हो गया था, तो इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके खिलाफ FIR लिख ली थी। तो लोग मालूम नहीं कौन कौन सी बातें करने लगे थे। तो ये खुद पर्सनली गए उस पीड़ित परिवार के पास जिनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और उनसे मिले। तो इनके ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए जाते हैं वो निराधार होते हैं। और जब हम परेशान होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है, मेहनत कर रहे होते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास रहते, स्ट्रगल करते ना, उस वक्त हमको देखने वाला कोई नहीं होता है। और कितने साल मेहनत करते करते हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास हमारी मेहनत से, ईमानदारी से इतना सब कुछ हो जाता है ना, तो लोग किसी न किसी तरह से या तो अपने मन से कभी कुछ ऐसे वैसे एलिगेशन लगा देंगे, और या तो फिर कोई बिना ही सबूत के कुछ भी कुछ बोल देते हैं। तो इनके ऊपर भी जितने एलिगेशन लगे हैं वो सारे ही एलिगेशन निराधार हैं। और मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि ये जो पारंपरिक भारतीय वेशभूषा पहन करके और हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारी जो हिंदू सभ्यता है, हमारी हिंदू सभ्यता के विकास और प्रचार प्रसार में इतना ज़्यादा सहयोग देते हैं। और उसके अलावा जो हमारे भारत की बेटियां हैं, हमारे भारत की बेटियों को बताते हैं कि आप निर्भीक बने। कि सीता जी ने तो सिर्फ एक छोटे से घास के टुकड़े से अपने आप को सेव कर रखा था। तो हमारे भारत की बेटियों को भी खुद को सुरक्षित करने के लिए कुछ न कुछ अपने पास ऐसा रखना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि उस समय तो सिर्फ एक रावण था सीता जी के लिए, लेकिन अब किस भेष में आपको रावण मिलेगा बेटियों, नहीं पता है कि कहाँ किस रूप में रावण मिल जाए। घर के अंदर से लेकर के बाहर तक किसने कैसा मुखौटा लगा रखा है आपको नहीं पता होगा। तो आपको अपनी अंतर्दृष्टि से इस बात को पहचानना होगा, इस बात को समझना होगा कि कोई व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है, किस तरह से आपके साथ नेचर करता है। तो आपको उस वजह से उस इंसान को रोकने के लिए, चाहे आपको उस पर हाथापाई करनी पड़े, चाहे किसी भी तरह से विरोध करना पड़े, लेकिन आपको अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे भारत की महिलाएं हैं, हमारे भारत की महिलाओं का बहादुरी में, साहस में प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। तो अब मैं लास्ट में कुमार विश्वास जी की एक कविता और सुनाऊंगी, कविता की कुछ लाइनें। कि जख्म इतने दिए फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम तुम